पूरे रिएक्शन का कोर है रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेज बेसिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेज बेसिसिटी का मतलब है कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का सेम पीरियड और सेम ग्रुप में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इन जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, इसको केस में डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, केस फर्स्ट बनाइए। इफ एक्टिव एटम्स falling in the same period then nucleophilic order almost similar to सेम पीरियड टेबल में, देन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऑलमोस्ट इक्वल टू विच ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर। एंड वी नो दैट इन द सेम पीरियड व्हाट द ड्राइविंग फोर्स, साइज फैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये तो बहुत बार रेजोनेंस में भी बात किया हूं, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर सेम रहेगा प्रोवाइडेड, इसमें एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड स्टेरिक फैक्टर आर ऑलमोस्ट सेम। तो सर इसका मतलब क्या है? स्टेरिक फैक्टर आर ऑलमोस्ट सेम का मतलब है कि जिस भी ग्रुप का आपस में बेसिक ऑर्डर कंपेयर कर रहे हैं उसका साइज ऑलमोस्ट सेम है, तब जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रहेगा, जो बेसिक ऑर्डर रहेगा, वो बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर के बराबर रहेगा। ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया, समझे? इसमें एक कंडीशन, तो सर एक कंडीशन लगाने का वजह क्या है? तो इस कंडीशन का लगाने का वजह यह है स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी। करेक्ट है ना? स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसको इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही है, होता ना एक प्रोग्रामिंग। एक बार प्रोग्रामिंग कर लिए, रिजल्ट तो बहुत सारा उसमें ऑप्शन पुट कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग कोड एक ही बार होगा, राइट? तो यहाँ देखिए CH3 इन दोनों में बताइए, दोनों में इसका इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिसिटी किस एटम के वजह से होगा? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा थ्रू ऑक्सीजन, O-, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक्टिव एटम कौन है? अब चीज़ों को समझिए, एक्टिव एटम मेरा कौन है सर? एक्टिव एटम आप यहाँ पे मीन कर रहे हैं O-, राइट? ऑक्सीजन।
तो बेसिक ऑर्डर के लिए स्टेरिक रिपल्सन का ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। तो इन दोनों में बेसिक ऑर्डर पूछेंगे तो जो स्टूडेंट नहीं भी जानते हैं उनके लिए बाद में पढ़ा दूंगा कि प्योर अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। प्योर अल्काइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। और जितना ज़्यादा उसका डिग्री रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है प्लस आई, उतना ही ज़्यादा होता है। ये 3 डिग्री अल्काइल है, ये 2 डिग्री अल्काइल है, तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम रहेगा। इस तरीके से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा। इज इट राइट? इसका मतलब है स्टूडेंट दोनों में यहाँ पे एक्टिव एटम ऑक्सीजन है। और बेसिक ऑर्डर का बात करेंगे तो बेसिक ऑर्डर का मतलब है कि बेसिक ऑर्डर में मोटा मोटी मान के चलिए कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसका देने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो बेसिक ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि दोनों में एक बात सिमिलर था। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर नहीं करते क्योंकि दोनों में O माइनस राइट। दोनों O माइनस, अगर एक रहता ऑक्सीजन पे 0 चार्ज, एक रहता ऑक्सीजन पे निगेटिव, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा फर्क होता। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट O माइनस, तब यहाँ पे क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे राइट। तो बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या रहेगा? A ग्रेटर देन B। इज इट राइट? स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। इज इट राइट? लेकिन अगर हम लोग इसमें न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर पूछेंगे A और B में, तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लेते हैं, लेट अस सपोज, ऐसे चीज़ों को देखिए, H CH3Cl है करेक्ट, और मुझे CH3 होल 3 O माइनस एंड CH3 होल 2 CH O माइनस। इस बात को आप समझ पाए ना? O माइनस, यहाँ पे CH3 होल 2 CH O माइनस करेक्ट। यहाँ से अटैक करना है इस पे, इसे आउट करना है। ये आएगा बॉन्ड बनाएगा, इसको आउट करना है। मतलब मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए काम करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको मैं ऑफिशियली लिखवाऊंगा, बट सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। 10 बार 20 बार इसको बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। इज राइट? ओके। लेकिन किसका अप्रोच इजी होगा? यही है मेरा साइट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन होना है, यहाँ पे रिएक्शन जहाँ पे होता है उसी का वहाँ पे ही तो बॉन्ड फॉर्म होगा या ब्रेक होगा राइट। तो इसका अप्रोच इजी रहेगा या इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसका अप्रोच यहाँ पे डिफिकल्ट है, और इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हुए भी इसका अप्रोच इजी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में कौन आगे निकल जाएगा? बी ग्रेटर देन ए करेक्ट। वजह क्या रहा? ड्यू टू स्टेरिक रीजन राइट। इसका मतलब ए क्या रहेगा? डिफिकल्ट अप्रोच। हेलो हेलो, हाँ राणा प्रताप, मैं कॉल करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ 10 बजे के बाद। ओके। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट अप्रोच है और यहाँ सॉरी ये ईजियर अप्रोच है बिकॉज ये तो ईजी रहेगा, ये ईजी अप्रोच रहेगा। भाई इस टॉपिक में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करूँगा, ये कुछ ऐसा ही है कि रीजनल्स फर्स्ट टाइम पढ़ाने जैसा है, ठीक है, रिएक्शन में कहीं हम। तो ये डिफ़िकल्ट अप्रोच, ए ईजी अप्रोच, इसका मतलब है ए और बी में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बात करेंगे तो ए लेस देन बी न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। इज इट राइट? तो क्या कौन सा? हाँ, तो ए एक्चुअल में आपको यहाँ पे पहुँचना है और एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो जिसका साइज बिगर हो जाएगा उसका अप्रोच इजी रहेगा या डिफ़िकल्ट रहेगा? एस्टेरिकली
तो इन दोनों में किसका साइज बिगर है? इसका साइज बिगर है, इसका साइज स्मॉलर है, राइट? इसका मतलब है कि इज इट कंपल्सरी जो बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा वही यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर। इसको एक्सेप्ट करना है, मतलब ये नहीं कि क्यों कैसे, मैं आपको ये कन्वे कर रहा हूँ कि आज के बाद स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट विच ऑर्डर? न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर, राइट? इसका मतलब है कि बेसिक ऑर्डर में मोटा मोटी हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देख लिए, ए ग्रेटर बी, दिस इज द बेसिक ऑर्डर। बट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर के लिए क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा होना ही सफिशिएंट कंडीशन है, या इसका अप्रोच भी होना पड़ेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो मच हाई, ज़्यादा है, बट यहाँ पे अप्रोच ही नहीं करेगा, इस सेंटर पे पहुँच पाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द रिएक्शन, साइट ऑफ द रिएक्शन, राइट? दैट्स वाई ड्यू टू दिस वजह इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी में ए आगे निकल जाएगा और ए पीछे रह जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में आप बाउंडेड हैं, आपको इलेक्ट्रॉन तो देना है बट कार्बन को देना है। कौन सा कार्बन को? किसी का भी कार्बन को नहीं दे दीजिएगा जहाँ पे रिएक्शन होने वाला है, राइट? तो सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कहाँ पे रिएक्शन होगा? तो आपको पता चल जाएगा, अभी बस जानिए कि यहाँ पे रिएक्शन होना था, राइट? तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया कि इफ एक्टिव एटम्स बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड द स्टेरिक फैक्टर इज ऑलमोस्ट सेम, ऑल इक्वल तो रहेगा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पे बेसिक ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहता है, इक्वल रहता है। बट उस टाइम में अगर इस टाइप को जानबूझ के अगर क्रिएट कर देंगे, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर हम लोग को न्यूक्लियोसिटी को दोबारा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, सबसे पहले तो बेसिक ऑर्डर बताइए। ऑल आर बिलोंग फ्रॉम, एक्टिव एटम कौन है? एक्टिव एटम जिसपे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे C माइनस है कार्बन, यहाँ पे कौन है? N माइनस नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन है? O माइनस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? F माइनस फ्लोरीन। क्या इन तीनों के बीच में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है? इन सब के बीच में CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, OH माइनस को ऐसे भी हम लोग स्मॉल अनायन में काउंट करते हैं, तो इन सब का ऑलमोस्ट स्टेरिक फैक्टर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट सेम साइज का मान सकते हैं। तो बेसिक ऑर्डर के लिए तो सेम पीरियड में क्या चलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। ये तो रेजोनेंस में हजारों बार बोले हैं, राइट? तो वहाँ पे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पे किसी को बेसिक ऑर्डर में क्या किसी को देगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्डर किसका रहेगा? ये तो ऐसे भी कॉमन डायलॉग है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, राइट? CH3 माइनस, उसके बाद NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद F माइनस। ये किसका ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों बेसिक ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर दोनों सेम हो गया है, ये राइट? ABC। एक्टिव एटम कौन है सर? O माइनस ऑक्सीजन, एक्टिव एटम ऑक्सीजन है, मतलब O माइनस O माइनस O माइनस। और जहाँ पे है जिस तरफ O माइनस है उस तरफ क्या मैंने स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट किया? स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिकली जहाँ से देने वाला है इसके पीछे लगा हुआ है, बट स्टेरिक जहाँ से डोनेट करने वाला है उस तरफ का साइड तो हम लोग स्टेरिक रिपल्सन से फ्री रखे। तो इस केस में बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या रहेगा? इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। आज ही तो मैं स्टार्ट कर रहा था न्यू बैच में
सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मीनिंग क्या है? एटम और ग्रुप विच डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, राइट? ओके, इसका मतलब है, और एसिडिटी बेसिसिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर बोल रहे हैं मतलब वो कहीं पे जाकर रिएक्शन करने वाला है। रिएक्शन कितना फास्ट अप्रोच करेगा और कितना स्लो अप्रोच करेगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो या फास्ट से रिलेटेड रहेगा, राइट? इसका मतलब बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? सी। वजह सर सब में कॉमन फैक्टर था तो बेंजीन बेंजीन बेंजीन, अनकॉमन फैक्टर था, इसमें CH3 लगा हुआ है, इसमें NO2, इसमें H। CH3 को अल्काइल को हम लोग क्या मानते हैं? डोनर, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, राइट? या प्लस आई या हाइपर कंजुगेशन। तो सी में डोनर है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा या और ज़्यादा कर देगा? और NO2 क्या है भाई? NO2 तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इज इट राइट? NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहेगा? सी में, उसके बाद ए में और उसके बाद बी में। एक किसका ऑर्डर है? बट स्टेरिक फैक्टर का और एक्टिव एटम इफ बिलोंग इन द फ्रॉम द सेम पीरियड, यहाँ सेम पीरियड का, यहाँ तो सेम एलिमेंट ही है और यहाँ पे क्यों स्टेरिक रिपल्सन है, तो इस केस में जो बेसिक ऑर्डर रहेगा वही किसका ऑर्डर बन जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। तो देखिए इससे पहले भी तो एक एग्जाम्पल लिया था, इससे पहले वाला एग्जाम्पल क्या था जिसमें हम लोग क्या लिए थे? उसका नाम है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, पढ़िए मेरे साथ। CH3 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 O माइनस को बोलते हैं, 3 डिग्री है ना, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड में टर्सरी ब्यूटोक्साइड, करेक्ट? और अगर यहाँ पे Na प्लस रहता तो पढ़ते सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, करेक्ट? इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑल्सो इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, और होना भी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी दो तरीके से कंट्रोल है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल एंड हाउ मच इट अप्रोच टू द सेंटर ऑफ द कार्बन, जहाँ पे रिएक्शन होना है, दो फैक्टर्स से, करेक्ट? बेसिसिटी में जनरली हम लोग क्या देखते हैं? हाउ मच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में दोनों बात का ख्याल रखना है, क्या? कितना मेरे पास है और जो है वो कितना मैं जाकर अटैक कर रहा हूँ, कितना जाकर दे पा रहा हूँ, किसको? पार्टिकुलर को। वो पार्टिकुलर कार्बन, कौन सा कार्बन? जहाँ पे रिएक्शन होना है, इज इट राइट? अब सेकेंड केस लिखिए। इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर एक्टिव एटम सेम पीरियड से रहेगा, बिलोंग फ्रॉम द सेम पीरियड, और साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, एस्टेरिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो जो बेसिक ऑर्डर रहेगा वही ऑलमोस्ट क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्वांटम नंबर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट चेंज होता है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड, इसका आउटर मोस्ट, तो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो पढ़ा चुके हैं, इसमें बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस है क्या? आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना, जेड स्टार? तो भाई इसमें साइज का डिफरेंस तो होता है, बस सर ऑलमोस्ट बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे साइज फैक्टर नहीं लेते हैं, करेक्ट? अब लिखिए, इफ एक्टिव एटम बिलोंग फ्रॉम द सेम ग्रुप, इफ एक्टिव एटम बिलोंग फ्रॉम द सेम ग्रुप, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल करता है या साइज फैक्टर? रेजोनेंस में साइज, यस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जस्ट इतना बताइए। F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस। इसका मतलब जब ए ऑर्डर आप दे रहे हैं तो आपके माइंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चल रहा है या साइज फैक्टर? दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू व्हाट? दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू, इज इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज फैक्टर?
ये नहीं सोचना यहाँ पे कि सर एक काम रहता कि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर तो नेगेटिव सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, वो बात बोलेंगे, लेकिन जब कंपेरिजन कहाँ पे रहेगा, सेम पीरियड में, अगर उसी के सेम ग्रुप में रहेगा तो वहाँ पे साइज फैक्टर देखना है, राइट। अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर, साइज फैक्टर। अब अच्छा स्टूडेंट ने बताइए कि कौन सा टर्म सिलेक्टिव है और कौन सा टर्म नॉन सिलेक्टिव है। बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर नॉन सिलेक्टिव है। बेसिक कैरेक्टर का मतलब कार्बन को छोड़कर कोई भी मिल जाए, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तब उस टाइम पे उसको बेस बोल सकते हैं, राइट। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी में ऐसा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करने के लिए किसी को देना है या पार्टिकुलर कार्बन को देना है, कार्बन को। और ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन लिक्विड फॉर्म में होता है। वेरी फ्यू ऑर्गेनिक रिएक्शन, वेरी फ्यू जो वेपर के फेज में होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, करेक्ट। मतलब सॉल्वेंट में, लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है, सॉल्वेंट। और ये भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा कि व्हाट द रोल ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कैसे रिएक्शन में, सॉल्वेंट का क्या रोल प्ले रहेगा। एनीवे, तो अब इसमें ए सिर्फ बेसिक ऑर्डर है, करेक्ट। अब इसमें दो केस बनाता हूं। केस फर्स्ट, इफ सॉल्वेंट इज पीपीएस, पीपीएस का फुल फॉर्म, इसी का केस फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, केस सेकंड में क्या पढ़ रहे हैं, इफ एक्टिव एटम बिलोंग फ्रॉम द सेम ग्रुप, राइट। उसमें पॉइंट ए लिख रहे हैं, इफ सॉल्वेंट इज पीपीएस, पोलर, घबराइए नहीं, देखिए थोड़ा सा पेशेंस सब लोग को रखना है। रेजोनेंस में अभी कहीं पे कंफ्यूजन है आप लोग को, नहीं है ना। तो वैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म में 8 से 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल यूज टू हो जाएगा। अभी बहुत कुछ नया मिलेगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब यहां पे देखना है भाई, मान लेते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है, तो रिएक्शन कौन करने वाला है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, राइट। और मैच हो रहा है दुबई में, तो जगह कहाँ है, मैच किसी दो कंट्री के बीच में है, हो रहा है थर्ड कंट्री में, राइट। वैसे ही भाई रिएक्शन में एक होता है सबस्ट्रेट, करेक्ट। एक तो सबस्ट्रेट हो गया जिसको रिएक्शन में जाना है, करना है, और उसमें एक हम लोग डाल रहे हैं रिएजेंट। एक कुछ ऐसा है कि सब्जी बना रहे हैं उसमें मसाला डाल रहे हैं, राइट, और ऊपर से पानी डाल दिया, सॉल्वेंट, करेक्ट। तो नहीं सर मैं तो बिल्कुल फ्राई खाऊंगा, पानी वाला नहीं, वो नहीं। एक्चुअल में सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट एक हुआ जिसको रिएक्शन नहीं करना है, बस वो सॉल्वेंट है। तो सर उसका रोल क्या है, तो सॉल्वेंट का रोल होता है भाई, दो रोल होता है। पहला तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन के बीच में कुछ बनता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसको स्टेबलाइज करता है और एक्टिवेशन को कम करता है। और दूसरा सॉल्वेंट रिएक्टिंग पार्टिकल्स को क्लोज लाता है। ऑल्सो बिहेव लाइक क्या, ट्रांसपोर्टर, बस रिएक्टिंग पार्टिकल क्या करेगा, पास लाएगा, इसलिए सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड फॉर्म में। तो मान लेते हैं इसका मतलब है कि सॉल्वेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन, बट इफ सॉल्वेंट इज, मेरा सॉल्वेंट है, सबस्ट्रेट कोई और है, तो सॉल्वेंट इज, इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और रिएक्शन करना है, मान लीजिए कंपेरिजन करना है F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, ऑल दी आर लेट अस सपोज न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। और F माइनस, इसको हटाएं, हेडिंग यही है, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस,
इन सब का गैस फेज में अगर साइज कंपेयर करेंगे तो कुछ इस टाइप का साइज है, एग्री ना? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। गैस फेज में सबसे बड़ा साइज किसका है? I माइनस का। अब बेसिक ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है? F माइनस का, करेक्ट। और बेसिसिटी क्या है? नॉन सिलेक्टिव। जो पहले मिल गया उसको अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, राइट। सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव है? नॉन सिलेक्टिव। मान लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मुझे रिएक्शन करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, और सॉल्वेंट वहाँ पे वाटर है। जैसे ही F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस इस सॉल्वेंट में जाएगा तो सॉल्वेंट के साथ ही इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बाई विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ये तो जबरदस्त अट्रैक्शन करेगा, H बॉन्डिंग, राइट। ये नहीं बोलना है कि सर आयन डाइपोल, F माइनस और वाटर के बीच में तो जबरदस्त अट्रैक्शन होगा, दैट इज काइंड ऑफ H बॉन्डिंग, और इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग, राइट। बट Cl माइनस और वाटर के बीच में क्या होगा? आयन डाइपोल। Br माइनस वाटर के बीच में क्या होगा? नाम तो सुने ना, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डाइपोल। इसके बीच में क्या होगा? आयन डाइपोल। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन करेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वाटर के साथ लिखते हैं ना, F माइनस एक्वस। क्या लिखते हैं? F माइनस एक्वस। इसका मतलब हाइड्रेटेड F माइनस। हाइड्रेटेड F माइनस का मतलब है कि F माइनस अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से वाटर को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया, राइट। तो कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव वे में कौन? देख लीजिएगा भाई, किसी का ऑडियो वगैरह डिस्टर्ब होगा तो सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव वे में किसका साथ हाइड्रेशन होगा? जिसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। जो उसको पहले मिल गया सॉल्वेंट। तो सर सॉल्वेंट ही पहले क्यों मिल गया? तो कुछ ऐसा बात है कि 90 स्टूडेंट क्लास 11th का है और 10 क्लास 12th का है, और रैंडम मिला दिए और किसी को वहाँ पे भेज दिए आँख पे पट्टी बांधकर, किससे कोलाइजन होने का चांस ज़्यादा रहेगा? तो वैसे ही सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में रहेगा, तो सबसे पहले इसका मुलाकात तो सॉल्वेंट के साथ ही होगा, राइट। तो आफ्टर दिस भाई ऋषभ थोड़ा सा म्यूट कर लो। ओके तो जो गैस फेज में सबसे स्मॉल साइज का था वो पोलर सॉल्वेंट में सबसे बिगर साइज का हो गया, करेक्ट, ड्यू टू एग्जॉस्टिव हाइड्रेशन। इसका वजह क्या बना? क्योंकि इसका ये बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा था, राइट। इसने वाटर को ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद Br माइनस, करेक्ट। और सबसे कम हाइड्रेशन किसका होगा? I माइनस का, राइट। नहीं, और उसके बाद एक्चुअल में रिएक्शन करना था कार्बन पे, राइट, और सॉल्वेंट था वाटर। तो सबसे ज़्यादा सबसे निगेटिव चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले इंटरेक्शन किसके साथ हो गया? वाटर सॉल्वेंट के साथ। अब बोलिए, आफ्टर दिस इंटरेक्शन सबसे छोटा साइज किसका रहा?
और सबसे बल्कि साइज कौन बन गया? अब बताइए, इसका मतलब है कि इसमें और इसमें अब अप्रोच किसका ज़्यादा रहेगा? तो सर जिसका साइज सबसे छोटा था उसका साइज वाटर एज ए पोलर सॉल्वेंट में सबसे बल्कि साइज हो गया, राइट? अब ये नहीं बोलना है कि सर ये पहले जाकर अटैक ही कर देगा, सर वो नहीं होगा, पहले सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट? इसका मतलब इसका क्या हो गया? डिफिकल्ट अप्रोच, समझ पा रहे हैं? और इसका क्या रहेगा? इजी अप्रोच। इसका मतलब सर कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रुप में बेसिक ऑर्डर का जस्ट उल्टा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रहेगा पोलर सॉल्वेंट में, राइट? बेसिक ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उसका क्या साइज नजर आ रहा है? तो इसका साइज सबसे बल्कि साइज हो गया, इसका अप्रोच सबसे डिफिकल्ट रहेगा, और इन सब में सबसे छोटा साइज जो सबसे बड़ा था यहाँ पे वो सबसे छोटा हो गया, राइट? इसका मतलब है कि इन पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? I माइनस का, करेक्ट? तो बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या, बेसिक ऑर्डर में कोई फर्क पड़ा? बेसिक ऑर्डर का तो सर बेसिक कैरेक्टर तो जैसा होना चाहिए तो ऐसा सॉल्व किया ही। ये डोनेट कर रहा है किसको? वाटर एज वाटर को, राइट? दैट्स व्हाई बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या रहेगा? F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस, करेक्ट? लेकिन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या वही रहेगा या जस्ट उल्टा हो जाएगा? F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, इज इट राइट? वजह आपके सामने है, ठीक है? किसी को डाउट यहाँ पे? इसका मतलब मेन थीम क्या है? इफ एक्टिव एटम बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड सॉल्वेंट इज पोलर सॉल्वेंट, देन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इज जस्ट रिवर्स ऑफ बेसिक ऑर्डर, इज राइट? लिखिए कंक्लूजन। इफ एक्टिव एटम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, if active atom belong to the same group and solvent is polar solvent, then nucleophilic order is just reverse of basic order। इसका मतलब एक और कंक्लूजन, एमंग एक्स माइनस हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका रहेगा? ये बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, I माइनस। लेकिन यहाँ एक बात छोड़ दिए सर, सॉल्वेंट क्या है, करेक्ट? इट इज़ वेरी मच डिपेंड्स ऑन सॉल्व। एक मिनट, लेकिन फिर भी आप लोग सही हो तो सर सही कैसे रहेंगे? सॉल्वेंट तो बोले नहीं, तो आगे चल के पढ़ाएंगे। जैसा रिएक्शन का नेचर वैसा ही सॉल्वेंट का सिलेक्शन, लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट? आगे पढ़ाएंगे कि अगर रिएक्शन पोलर है तो उसके लिए सॉल्वेंट पोलर ही लेते हैं। तो सर रिएक्शन नॉन पोलर तो सॉल्वेंट नॉन पोलर, और सर रिएक्शन लेस पोलर तो सॉल्वेंट लेस पोलर। बड़ा बढ़िया है नहीं? लाइक डिजॉल्व लाइक। जिसको रिएक्शन करना है भाई उसको तो उसके साथ वहाँ पर सॉल्वेंट में घुलना मिलना पड़ेगा। जिसको रिएक्शन करना है जिस सॉल्वेंट में जाकर, और सॉल्वेंट में गया जाके प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो रिएक्शन करेगा? सिंपल सा लॉज। हाँ सर करेगा या ना सर करेगा? इसका मतलब है कि जल्दी आगे पढ़ाएंगे जैसा रिएक्शन का इन जनरल, एक्सेप्शन रहेगा बट इन जनरल जैसा रिएक्शन का नेचर होता है वैसा ही सॉल्वेंट का सिलेक्शन होता है। तो भाई एक्स माइनस मतलब ये तो सर एक्स माइनस का मतलब है तो आप हाईली पोलर सिचुएशन में है, राइट? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीट कटायन और कंप्लीट एनायन है मतलब हाईली पोलर रिएक्शन का नेचर है, तो उसके लिए सॉल्वेंट में क्या रहेगा? हाईली पोलर रहेगा। इसलिए इन जनरल आप बोल सकते हैं कि अमंग एक्स माइनस, किसमें? अमंग एक्स माइनस हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका? एफ माइनस का या आई माइनस का? आई माइनस का, राइट? लिख लीजिए, एक लाइन और लिखिए, अमंग एक्स माइनस हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आई माइनस। ये सब कुछ कुछ पॉइंट कलेक्ट करवा रहा हूं, ठीक है, आगे पढ़ाने के लिए रिएक्शन। ठीक है एवरीवन?
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एग्जाम में सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया रहेगा तो कौन सा सॉल्वेंट का ऑर्डर देंगे? इफ़ सॉल्वेंट, लिख लीजिए नोट करके, इफ़ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन देन पोलर सॉल्वेंट ऑर्डर शुड बी गिवन। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा तो किस सॉल्वेंट का ऑर्डर दे के आना है? पोलर सॉल्वेंट का। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ देखिए OH माइनस और SH माइनस में बेसिक ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी का जो आप बेसिक ऑर्डर में जो आप जानते हैं वही बोलिए। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर OH माइनस लेस देन SH माइनस, करेक्ट। लेकिन साथ में अभी लिख लीजिए PPS में, करेक्ट। यहाँ देखिए NH3 और PH3 में नाइट्रोजन और फास्फोरस बिलोंग टू द सेम ग्रुप का केयर करना है। बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या है? PH3। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इन पोलर सॉल्वेंट, और आज के बाद अगर मैं सॉल्वेंट नहीं मेंशन करूंगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछूंगा तो कौन सा ऑर्डर दे दीजिएगा? पोलर सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट, इफ सॉल्वेंट इज NPS मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड कंपेरिजन बिटवीन व्हाट? विदिन सेम ग्रुप, कंपेरिजन विदिन सेम ग्रुप। ओके एवरीवन, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इज इट राइट? और सॉल्वेंट क्या है भाई? NPS। और गैस फेज में इसका साइज कुछ इस टाइप का है, राइट? आप कहीं पे गए और किसी से इंटरेक्ट ही नहीं किए, कहीं पे गए और किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ तो जैसा गए वैसा ही रहे, राइट? जैसा गए वैसा ही रहे, कोई माहौल नहीं बना आपका आसपास में। वैसे ही यहाँ पे क्या है, दीज आर द हाईली पोलर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, हाईली पोलर। और रूल क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक। तो एक है हाईली पोलर और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? नॉन पोलर। क्या इसका इसके साथ इंट्रैक्शन होगा? रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा रहता है ऑलमोस्ट उसका उसी के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है। अब ये नहीं बोलना है कि सर भांडरवाल मुझे पता है, आयन इंड्यूस कर देंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल, राइट? तो भाई जिसको फोर्सफुली कीजिएगा तो मैं बोल रहा हूँ इंट्रैक्शन होगा, बट क्या एग्जॉस्टिव वे में इंट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस का बिफोर डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट इन नॉन पोलर एंड आफ्टर डिजॉल्विंग इन नॉन पोलर साइज ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का रहेगा। थोड़ा फर्क पड़ेगा बट उल्टा नहीं होगा। इसका मतलब आफ्टर डिजॉल्विंग भी इसका साइज का डिफरेंट रहेगा या ऑलमोस्ट सेम रहेगा। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, थोड़ा सा मैं साइज को इफेक्ट किया बट ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर रहा, राइट? तब कार्बन पे अप्रोच करना है। अब बताइए किसका यहाँ पे अप्रोच ज़्यादा होते रहेगा? तो सर इसका साइज, तो इसका मतलब है कि बेसिक ऑर्डर क्या रहेगा? तो सर बेसिक ऑर्डर तो अभी भी वही रहेगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इज इट राइट?
बट क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा या सेम ऑर्डर रह जाएगा? समझ गए? इसका मतलब व्हाट द थीम, मेन थीम, कंक्लूजन इज व्हाट? इफ कंपेरिजन विद इन द सेम ग्रुप एंड सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, राइट, देन बेसिक ऑर्डर इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, इज इट राइट? जो बेसिक ऑर्डर रहेगा वही न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रहेगा। वजह, साइज फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी भी यहाँ पे बिफोर डिजॉल्विंग भी सबसे छोटा F माइनस था और आफ्टर डिजॉल्विंग सबसे छोटा कौन है? F। इसका साइज भी छोटा है, इसका साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भी ज़्यादा रहा है। करेक्ट? इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेसिक ऑर्डर इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इफ कंपेरिजन इन द सेम ग्रुप। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर सेम, अगर कंपेरिजन सेम ग्रुप में है तो किस सॉल्वेंट के लिए हो जाता है? NPS के लिए। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो क्या बेसिक ऑर्डर इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रहेगा या नॉट इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर? नॉट इक्वल टू, जस्ट उल्टा ऑर्डर मिलता है। किसका? बेसिक ऑर्डर का जस्ट उल्टा किसका ऑर्डर मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर मिलेगा। इज इट राइट? हो गया ना? अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, इसको हटाएं। सबको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया इतना बात? ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट घबराइए नहीं, आपका एक्स्ट्रा क्लास रिड्यूस कर दूंगा। जैसे ही सिलेबस इन कमांड वैसे ही क्लास कम कर देंगे। आज के डेट में कौन ज़्यादा मेहनत करना चाहता है? मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कम कर दूंगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा कष्ट कीजिए। इसलिए ये बात मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था, राइट? शायद इंग्लिश में कुछ बना के लिखा हूँ ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि आगे चलकर मुझे सेल्फ स्टडी का भी टाइम आपको देना पड़ेगा। पढ़ा सब कुछ दिए और रिवीजन 0 बटा सन्नाटा, तो विदाउट रिवीजन तो ख़राब ही हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग वही माइंड में चल रहा है। बहुत कुछ प्लानिंग है भाई कि अभी पहले ज़्यादा पढ़ा देते हैं, बाद में थोड़ा सा रिवीजन का टाइम में आएंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट, इस पर 5 स्टार लगाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, कार्बन पे अटैक करके, राइट, कार्बन के थ्रू लेता है, उस टाइम पे ही उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, अदरवाइज लुईस एसिड बोलते हैं। जी राइट? तो भाई यहाँ इसको क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट लाइक दिस। अभी तो लिख ही सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन बेंजीन एंड एल्कीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। सर इसका मीनिंग क्या है? मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कौन ज़्यादा फास्ट अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, एल्कीन या बेंजीन? इसका मतलब पाई क्लाउड डोनेटिंग पावर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल जिसका ज़्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ रिएक्शन के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा फास्ट रहेगा, राइट? तो आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है और बताना है किसका ज़्यादा रहेगा, किसके पास पाई क्लाउड ज़्यादा। ए में इसके पास 3 पाई बॉन्ड का है पाई क्लाउड, इसके पास एक ही है।
वेरी गुड भाई, आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन है महाकंजूस, तो मेरे तो बिना काम का है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सर आज ही तो बोल रहे थे किसी बैच में, हाँ 12th का न्यू बैच में, कि एरोमेटिक सिस्टम अंडर गोज टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट एडिशन रिएक्शन, एरोमेटिक सिस्टम प्रेफर टू अंडर गो सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन, इज इट राइट। ये कभी भी अपना ऐसा रिएक्शन नहीं करना चाहेगा या कोई काम नहीं, फॉर मोमेंट होता है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर ए डोनेट करता है और ए डोनेट करता है तो ये किसी को अपना पाई क्लाउड डोनेट करेगा एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। यहाँ पर अगर इस कार्बन के थ्रू डोनेट किया तो ए बनेगा, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बनकर यही रहेगा, हो सकता है कि बाद में इसका एमिसिटी फिर से गेन हो जाए, बट फॉर मोमेंट, कुछ पल के लिए, फॉर मोमेंट इसका एमिसिटी तो लॉस हो गया। बट यहाँ पे इसका मतलब है कि आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अल्कीन ग्रेटर देन बेंजीन रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब है पाई क्लाउड डोनेटिंग पावर अल्कीन और बेंजीन में टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल किसका ज़्यादा रहेगा? अल्कीन का ज़्यादा रहेगा। रीजन, बेंजीन किसी को इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड डोनेट करता है एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, इज इट राइट। इसका मतलब यहाँ पे ए रीजन लिख सकते हैं, अल्कीन ग्रेटर देन बेंजीन, ये किसका ऑर्डर है? एवरीवन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। रीजन एक लाइन लिख सकते हैं, रीजन क्या है? बेंजीन डोनेटेड a pair of electron at the cost of what? At the cost of loss of aromaticity, is it right? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? इसको हटाएं। अब देखिए, आप लोग एक रिएक्शन का नाम सुने हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? ओके, ये सब बहुत बार आएगा, चीज़ों को तोड़ कर समझा रहा हूँ। अब सम टाइम्स ऐसा हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ देखिए, सेम मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन भी रहेगा और अल्कीन भी रहेगा, और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए इसको लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए, राइट टाइम पे लिखेंगे। ये है मेरा अल्काइलेटिंग एजेंट, कौन सा? आरसीएल को हम बोलते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। इसका काम होता है ये यहाँ पे अल्काइल को यहाँ पे भेज देता है, मतलब अल्काइल बेंजीन बनता है। और इसमें इन सब का मतलब, इसको लिखना नहीं है, इन सब का मतलब है R+, इज इट राइट। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ, मतलब फ्रीडल अल्काइलेशन, यहाँ से इन्फ्लुएंस रहेंगे और यहाँ पे दे देंगे तो उनको लगेगा अच्छा यहाँ पे भी हम लोग शायद R+ को रिंग पे लेके जाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन अभी रिएक्शन से नहीं है, मेरा बहुत एक जनरल थीम है कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और मैं इलेक्ट्रोफाइल लेके जा रहा हूँ। सर इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा? कुछ भी रहेगा भाई, कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशन पार्टिकल, उसमें मेरा लुकआउट नहीं है। हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल मेरा R+ हो कल के डेट में, हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल मेरा NO2+ हो कल के डेट में, राइट। हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल मेरा X+ हो, हेलोनियम का टाइन हो कल के डेट में। हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल मेरा H+ हो, कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता है, राइट। हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल मेरा R रेडिकल हो, इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी रह सकता है। मेरा लुकआउट ये है कि अगर सेम मॉलिक्यूल में बेंजीन और अल्कीन दोनों रहेगा और E+ है तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए रिंग पे जाएगा या अल्कीन में जाएगा। अब दोनों के बीच में रेस हो गया ना, और किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है? इसका मतलब यहाँ पे रिंग पे भेजेंगे रिएक्शन करने के लिए या अल्कीन पे भेजेंगे? अल्कीन पे भेजेंगे, समझ गए। तो एक ये भी तो एक बात सीखे,
करेक्ट ना? अभी चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ, ये सब प्रोग्रामिंग चल रहा है रिएक्शन सीखने का। बाद में जब रिएक्शन लेना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे वेट नहीं करेंगे, बस एक लाइन बोल कर निकल जाएंगे। सिखाए थे रिएक्शन मैकेनिज्म में कि अल्कीन और बेंजीन में रेस रहेगा तो कौन आगे निकल जाएगा और क्यों आगे निकल जाएगा, तो रिएक्शन यहाँ पे होगा। करेक्ट? हाँ, ये बात बार बार सिखाएंगे कि इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे, अंडर द हेडिंग मार्कोवनिकॉफ रूल, राइट? अल्कीन पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जाता है तो कौन सा रूल फॉलो होता है उसको बोलते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, बट ये बात तो आप लोग समझ पाए कि यहाँ पे क्यों जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा, अभी जस्ट समझाए हैं, राइट? चलिए, ओके। तो सर जनरली हम लोग को ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप का मिलेगा? तो एक तो स्टूडेंट हम लोग को रिएक्शन मिलेगा पोलर रिएक्शन, एक हम लोग को रिएक्शन मिलेगा नॉन पोलर रिएक्शन, एक हम लोग को रिएक्शन मिल सकता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन स्टूडेंट? इसमें ओल्ड क्लास के स्टूडेंट समझ रहे होंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट? पढ़ाया है ना कहीं पे, ऐसा कुछ आया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन? ओह, नॉन पोलर रिएक्शन, एक है पोलर, एक है नॉन पोलर, एक है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट? फिर एक मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक रहेगा एडिशन रिएक्शन, करेक्ट ना? मोटा मोटी कैटेगरी बांटते हैं। मतलब इतना कैटेगरी में हम लोग पूरे आपके सिलेबस में जितना भी रिएक्शन है वो आ जाएगा। कौन कौन सा कैटेगरी? पोलर रिएक्शन, नॉन पोलर रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन, करेक्ट? हेडिंग बनाइए पोलर रिएक्शन। लिखिए एक लाइन, ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखना है कटायन और अनायन, ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, कटायन और अनायन, then it is called polar reaction, then it is called polar reaction. A reaction involving charged particle like cation or anion, then it is called polar reaction. एक और पॉइंट लिखिए, it is very important to note that, it is very important to note that if substrate is neutral, if substrate is neutral, then if cation attack on substrate, then a cation is produced,
if cation attack on substrate, then cation is produced, comma, if anion attack, then anion is produced. If free radical attack, then a free radical is produced. हाँ मैं बोल रहा हूँ, यस यस। मैंने क्या, पहले समझ लीजिए मैंने क्या, बहुत सिंपल सा बात बोला और कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिस पे आप रिएक्शन करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। अब मेरा सबस्ट्रेट अगर न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल है, और उस पर अगर कटायन अटैक करेगा तो वहाँ से कटायन ही बनेगा। अनायन अटैक करेगा, अनायन बनेगा। फ्री रेडिकल उस पर अटैक करेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, राइट? सर ऐसा होना भी चाहिए था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इज इट राइट? ओके, एकदम छोटा से छोटा बात ले रहा हूँ रोशन कुमार, देखते रहना ध्यान से, और कभी कभी मैथ से ध्यान हटा के केमिस्ट्री पे भी देखना, ठीक है? लास्ट में यही साथ देता है। मैं अपने सब्जेक्ट का तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी बोलना पड़ता है। बहुत ऑनेस्ट सब्जेक्ट है, मार्क्स भर कर आता है। एनीवे, मुझे इस पर रिएक्शन करना है, यहाँ देखना है। ये मेरा न्यूट्रल है, जिट राइट? और ये है ई प्लस, इसको अटैक करने जा रहे हैं। ये न्यूट्रल है, ये अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद क्या बनेगा? तो सर इन दोनों का एक सिस्टम मान लेते हैं, तो दोनों मिलाकर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ऑल द टाइम तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? और मैं जानबूझ के सिमेट्रिकल रखा हूँ, करेक्ट ना? ताकि आप ये ना पूछें कि सर इस कार्बन से दें या इस कार्बन से, इस बात से बचना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से डोनेट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हैंग करके बीच में आके हैंग हो जाएगा। और कौन सा इलेक्ट्रॉन दें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दें या पाई इलेक्ट्रॉन? पाई। और यहाँ से समझ रहे हैं ना, कंप्लीट एरो, ये अच्छा दिखने के लिए एरो नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, राइट? बट ये 2 इलेक्ट्रॉन ले के जा रहा है, इस कार्बन का दोनों का इलेक्ट्रॉन था। अगर इस कार्बन के थ्रू दे रहे हैं तो इसको तो लॉस हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट ना? ओके, यहाँ देखिए, अभी रुकना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, एक ही टाइप की बात कम से कम 100 बार बोलूँगा, 200 बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकटायन, कंप्लीट कटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, इन सब को बोलते हैं रिएक्शन का बीच का बात, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो रिएक्शन हो रहा है, आपको जाना है यहाँ से गुवाहाटी से सिलचर, बीच में शिलोंग थोड़ा के लिए रुके हैं, बट कंप्लीटली नहीं रुकना है, टारगेट है सिलचर जाने का, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, ऑल दीज आर इंटरमीडिएट, कुछ देर के लिए बनेगा, वापस तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, इस पूरे रिएक्शन को नॉन पोलर रिएक्शन के कैटेगरी में रखें या पोलर? तो वैसा रिएक्शन जिसमें कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा हो, कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला। सर यहाँ तो कंप्लीट 1 यूनिट था, राइट? तो सर इसको तो पोलर क्या है, तो हाईली पोलर रिएक्शन है, राइट? ये तो हाईली, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर रिएक्शन या पोलर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर रिएक्शन, इज इट राइट? और ओवरऑल ये है मेरा सबस्ट्रेट, और ये क्या है स्टूडेंट? सर ये है प्रोडक्ट, करेक्ट? और ये क्या है? सॉरी, ये है इंटरमीडिएट। आप लोग हाँ सर मत करिए, बीच में केयर कीजिएगा, इंटरमीडिएट। और ये क्या है? प्रोडक्ट, करेक्ट ना? ओके, इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर रिएक्शन या पोलर रिएक्शन? क्या इस बात पे सही हो गया कि अगर ए न्यूट्रल है और न्यूट्रल पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अटैक किया कटायन, तो कटायन बना था,
होना भी चाहिए था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलर रिएक्शन, इज इट राइट। यहाँ पर आ जाइए। हाँ, प्रोडक्ट न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर न्यूट्रल कैसे हो गया? तो अब यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो इन दोनों को मिलाकर जीरो चार्ज हो गया, तो ये तो प्रोडक्ट तो न्यूट्रल ही रहेगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको लुईस एसिड बोले या इलेक्ट्रोफाइल? तो सर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो इसका नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। यस, ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल कार्बन को देता है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। तो दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक पोलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक पोलर रिएक्शन, क्या बोले इसको? क्योंकि दोनों तो इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में। यस सर, एंट्री किसका पहले हुआ? इट मैटर्स, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, राइट। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, पहले कौन आया? इलेक्ट्रोफाइल आया, इज इट राइट। लिखिए नीचे एक और लाइन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, sp2 से डायरेक्टली अटैच एटम कोप्लेनार होता है, राइट। sp2 से डायरेक्टली अटैच एटम कोप्लेनार होता है। मैं इसका बात कर रहा हूँ, सही है ना। ये sp2 है, अभी sp2 है, करेक्ट। पाई क्लाउड कहाँ रहेगा? अगर मेरा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये कार्बन व्हाइट बोर्ड में है तो पाई क्लाउड भी व्हाइट बोर्ड में रहेगा या ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा? सर ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, राइट। यस, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या ले रहा था? पाई क्लाउड। तो इलेक्ट्रोफाइल व्हाइट बोर्ड में जाकर पाई क्लाउड लेगा, ये तो दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, बट इलेक्ट्रोफाइल इस मॉलिक्यूल पे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में जाकर अटैक करेगा या ऊपर से या नीचे से? ऊपर से या नीचे से, करेक्ट। तो भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऊपर से अटैक किया E+, मैं बिल्कुल स्टीरियो केमिस्ट्री के डेप्थ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये अगर ऊपर से अटैक करेगा यहाँ पे, तो नाउ दिस कार्बन बिकम्स sp3, इज इट राइट। और sp यहाँ देखिएगा एवरीवन, sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, राइट। तो ए अगर ऊपर में है तो बाकी तीन नीचे रहेगा, करेक्ट। जस्ट लाइक दिस ना, जस्ट लाइक दिस एवरीवन, करेक्ट। sp3 में ये होता है ना, हमेशा सबको पढ़ा चुका हूँ। तो ए अगर ऊपर है तो ये तीनों कहाँ रहेगा? नीचे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर E+ ऊपर से गया तो इस बॉन्ड को नीचे जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड के अंदर, राइट। और अगर E+ पीछे से आकर पाई क्लाउड लेता तो इन तीनों को ऊपर आना पड़ता, करेक्ट। तो सर इसका मतलब पाई क्लाउड लेने का दो तरीका हो सकता है, या तो ऊपर से अटैक करके, यहाँ पे भी इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा ऐसे ही चलते चलते रफ आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन के बाद इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट आफ्टर कवरिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। जो बात अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो आगे चल के बहुत भयानक इंपॉर्टेंट बनने वाला है, बट आइडिया तो ले लेंगे कि E+ का अटैक करने का तरीका क्या हो सकता है। दो तरीका हो सकता था, या तो पाई क्लाउड को ऊपर से लेता और या तो पाई क्लाउड को नीचे से लेता है, इट राइट। तो पाई क्लाउड को अगर ऊपर से लेता तो ये तीनों बॉन्ड नीचे चला जाता, और ऊपर से लेता तो, और नीचे से लेता तो ये तीनों बॉन्ड कहाँ था? ऊपर। इसका मतलब इसमें दो तरीका हो सकता है सर। या तो एक मान लेते हैं समथिंग लाइक दिस कि अगर मेरा यहाँ पे C है तो एक तरीका ये रहता और एक तरीका ये भी हो सकता था, B ऊपर और C नीचे, इज इट राइट। इसको अगर ऐसे मान लेते हैं, कार्बन ये हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन कार्बन, राइट। इसको कार्बन मान लेते हैं,
तो सर इलेक्ट्रोफाइल एक तरीका तो ये रहता कि इलेक्ट्रोफाइल अगर ऊपर से आता तो ये तीनों व्हाइट बोर्ड के अंदर चला जाता टेट्राहेड्रली, और अगर इलेक्ट्रोफाइल नीचे से आता तो ये तीनों कहाँ रहता? कौन तीनों? ए और ए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। मतलब सर इसका 2 ओरिएंटेशन बन सकता था, करेक्ट ना? छाता देखें भाई, छाता तो सब लोग देखा है, अम्ब्रेला। यस, आंधी तूफान में क्या हो जाता है सर? आंधी तुम उड़ नहीं जाता है भाई, इन्वर्सन ऑफ अम्ब्रेला हो जाता है, राइट? इन्वर्सन ऑफ अम्ब्रेला। इसका मतलब सर अभी ऐसे है, बाद में ऐसे हो गया, तो इसको क्या बोलेगा? उल्टा अम्ब्रेला, इन्वर्सन ऑफ अम्ब्रेला। आज इसको इतना मजाक में ले लिए, वो कभी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है और आपको सिलेबस का पार्ट है, पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी बस इस पर कुछ लिखेंगे नहीं, जस्ट मुझे दिमाग में आया कि आपको थोड़ा बता दें, थोड़ा डेमो दे दें कि क्या होने वाला है आगे की दुनिया में। तो यहाँ पे पाई क्लाउड था, पाई क्लाउड पे ए प्लस का अटैक करने का है। पाई क्लाउड लेने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा या 2 हो सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट? इसको नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। इसको अलग से सेपरेट चैप्टर ही पढ़ाऊंगा अंडर द हेडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, करेक्ट? लेकिन अभी जस्ट माहौल बना रहे हैं कि हाँ ये सब आने वाला है, लेकिन जितना कुछ आने वाला है उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सब कुछ हम लोग मोटा मोटी पढ़े हुए हैं, अब हर एक चीज़ समझा सकते हैं आपको, थोड़ा एफर्ट लगेगा। तो सबसे पहले दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पोलर रिएक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन? यस, और स्लो रिएक्शन का पाथ ऑलवेज ऐसा होता है एवरीवन, करेक्ट ना? डायरेक्टली रिएक्ट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या वाया इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट? तो एनी स्लो रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वाया किसके थ्रू? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। डायरेक्टली एसिड बेस के जैसा नहीं, करेक्ट? ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, नॉट लाइक दिस। ये पहले ऊपर जाके नीचे आएगा, और टॉप पे कौन रहता है? टॉप पे कौन मिलेगा? यहाँ पे मिलता है इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट एवरीवन? मेरे केस में इंटरमीडिएट क्या है? तो सर मेरे केस में इंटरमीडिएट है, बोलिए, कार्बोकटायन। कौन है? कार्बोकटायन। और अभी जस्ट बताए थे ना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब आज 12th क्लास को पढ़ाया हूँ इसलिए उनको लिए बोल रहा हूँ, जस्ट बताए थे, आज ही की बात है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, और ओल्ड बैच के लिए कल की बात है, गॉस लॉ में पढ़ाए थे कि सेम रेडियस पे है और इस पर क्यू चार्ज है और माइनस क्यू है, तो पोटेंशियल का एक फार्मूला था Q²/8πε/r। और यहाँ से आपको बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी इट्स वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज। कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपने चार्ज के अमाउंट को बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा? रिड्यूस करना चाहेगा। एक्सेप्ट फिल इन द ब्लैंक, बोलो भाई। एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन एकदम तोता की तरह रट जाना है, पैरट की तरह जो लिखवाए हैं। अच्छा, सबके बारे में बोले थे लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं बोले थे? एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन को छोड़कर बाकी सब, हर चार्ज पार्टिकल अपने चार्ज को किसी न किसी तरीके से बैलेंस या कम करना चाहेगा। वजह, चार्ज पार्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बट एरोमेटिक सिस्टम में एरोमेटिक कटायन, तो उस कटायन की वजह से ही एरोमेटिक है, इसलिए उसको खत्म नहीं करना चाहेगा। इट राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, किसी भी तरीके से अभी मेरा पाथ ये है और आपने पाथ को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब है इस पाथ के थ्रू रिएक्शन फास्ट रहेगा या इस पाथ के थ्रू रिएक्शन फास्ट रहेगा? और किसी भी तरीके से आपने पाथ को थोड़ा बड़ा कर दिया, देन इसका मतलब है कि मेरे पास 3 पाथ है। एक पाथ फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जस्ट पाथ का लेंथ देखकर बताइए।
सबसे फास्ट किस में रिएक्शन होगा? अगर इसका नाम R2 बोलते हैं, इसका नाम R1 बोलते हैं, इसका नाम R3 बोलते हैं, रिएक्टिविटी का, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो सबसे फास्ट किसका होना चाहिए स्टूडेंट? R2, उसके बाद और सबसे स्लो कौन सा हो जाएगा? सर वजह, सर इसमें एक्टिवेशन इज वेरी लेस, इज इट राइट? इसका मतलब है कि एक्टिवेशन जितना ज़्यादा ये ऊपर पीक जाएगा जहाँ पे इंटरमीडिएट है, उतना ही इंटरमीडिएट, सब कुछ ध्यान से सुनना है, बाद में लिखना है, डायग्राम बनाने का टाइम देंगे। तो ये पीक जितना ऊपर जाएगा मतलब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी उतना ही कम है, और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी जितना कम रहेगा एक्टिवेशन ही उतना ही ज़्यादा होगा, और एक्टिवेशन ही ज़्यादा तो रेट कांस्टेंट कम, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कम, और रेट कांस्टेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का चांस, राइट? यहाँ तक आइए। इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर है, बोलिए, E3 ग्रेटर देन E1 और ग्रेटर देन, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं K3 लेस देन K1 लेस देन K2 अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन? इन दिस थ्री डिफरेंट पाथ का रेट कांस्टेंट? नीचे एक नोट करके लिखिए 2 स्टार देकर। इन जनरल पोलर सॉल्वेंट आर सुटेबल फॉर पोलर रिएक्शन। दिस इज द बिग स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड आज के लिए। इन जनरल पोलर सॉल्वेंट आर सुटेबल फॉर पोलर रिएक्शन। मैंने क्या बोला स्टूडेंट? पोलर रिएक्शन के लिए जनरली कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल रहेगा? रीजन देखिए, मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन, राइट? अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ही मान लेते हैं तो R प्लस, अब वाटर को क्या डाइपोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ ना बोलिए, वाटर को जस्ट बिहेव लाइक डाइपोल, राइट? माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो माइनस दिखा रहे हैं वो कंप्लीट निगेटिव नहीं रहता है, डेल माइनस डेल प्लस रहता है, इज इट राइट? ये दिखाने का एक तरीका होता है। बोलिए, ये मेरा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या इसके बीच में अट्रैक्शन होगा? और अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। इसका मतलब है कि R प्लस को, मेरे इंटरमीडिएट को पोलर सॉल्वेंट डीस्टेबलाइज करेगा या स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब एनी पोलर सॉल्वेंट, मैंने बोला पोलर रिएक्शन, polar solvent are suitable for polar reaction. What the main sense behind it? Main sense is that polar solvent stabilize reaction intermediate by way of ion dipole attraction and it bringing down the activation energy, right? एक्टिवेशन को ज़्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा, बिकॉज एट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, तो एनर्जी डिक्रीज करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम होगा। और एट्रैक्शन एक्टिवेशन डिक्रीज, मैं लिखवा दूंगा, एक्टिवेशन डिक्रीजेज, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, और रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, राइट? दिस इज द वजह पोलर सॉल्वेंट आर सुटेबल फॉर पोलर रिएक्शन, इज इट राइट? कंक्लूड किया जाए। इसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ देखिए कि ये मेरा ओरिजिनल था, करेक्ट? और मैं अगर बोलूँगा कि यहाँ देखिए ये मेरा गैस फेज का था, कौन सा फेज? गैस फेज का, करेक्ट?
तो इन तीनों में से 3 ग्राफ दिए हैं, 3 पाथ दिए हैं, और तब इन तीनों पाथ में से पूछा जाएगा कि किस पाथ में पोलर सॉल्वेंट यूज़ किए होंगे। और इन तो मेरा ये है, तो नहीं था कि थर्ड पाथ में हम लोग पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल मिला उसके रेस्पेक्ट में जो मेरा AR+ गैस फेज का है, AR+ यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हुआ। स्टेबलाइज कौन करेगा? पोलर सॉल्वेंट। लाइक बजाय लाइक डिजॉल्व लाइक, ये है हाईली पोलर, तो इसके लिए सुटेबल कौन सा रहता? पोलर सॉल्वेंट रहता। करेक्ट। तो डायग्राम के बाद नीचे लिखिए, सच पोलर रिएक्शन अकर्स थ्रू सच, इसलिए बेटर भी मैं समझने के लिए आप इस एक ग्राफ को हटा दीजिए, आप 2 ही रखिए, तब ज़्यादा, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, एक और ग्राफ बनाइए। R+ यहाँ पे है, जगह नहीं है न्यूटन फिल्म डायग्राम के लिए। ये है मेरा R+ इन विच सॉल्वेंट? इन PPS। करेक्ट। ये मेरा ओरिजिनल गैस फेज में रहता तो यहाँ रहता, अगर पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो यहाँ आ जाएगा। राइट। सच पोलर रिएक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड इंटरमीडिएट। सच पोलर रिएक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ charged intermediate most often. Therefore, yes, such polar reactions occurs through the formation of charged intermediate. Such polar reaction occurs through the formation of charged intermediate most often. Therefore, in general, a polar solvent is suitable for a polar reaction. Therefore, in general, a polar solvent is suitable for a polar reaction because it will solvate the charged intermediate, because it will solvate the charged intermediate most effectively, because मैं फिर से बोल रहा हूँ, because it will solvate charged intermediate most effectively। यहां तक लिख लिए। and bringing down the activation energy, due to which ultimately rate of reaction increases, due to which ultimately rate of reaction increases। इसके पीछे का स्टोरी सब बोलने का रिक्वायरमेंट है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या हो गया, ये बहुत बार आने वाला है, 20 बार आएगा केमिकल का इंटीग्रेशन, डोंट वरी। ठीक है। तो मेन थीम आज का कहानी का क्या रहा कि सर पोलर रिएक्शन के लिए पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ इंटरेक्ट करता है, और अट्रैक्शन इंक्रीजेज तो एनर्जी लेवल डिक्रीजेज। तो पाथ बड़ा या छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा। अब पाथ शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दिया। करेक्ट। चलिए, तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, लाहे लाहे पढ़ते रहेंगे।